जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। आज लेकर आए हैं इंडियन अपडेट में चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी का 17वां भाग। दोस्तों, इस भाग में बात करेंगे चाइना के एक सुपर पावर ग्रुप में उदय की। लेकिन तमाम सुपर पावर ग्रुप में उदय के बावजूद, तमाम डेवलपमेंट और मिलिट्री शक्ति में वृद्धि के बावजूद चाइना यूएस को सिर्फ और सिर्फ ताइवान में और कोरिया में ही थ्रेट करने की हालत में आ सका है, और थोड़ा बहुत हद तक वो एशिया के कुछ हिस्सों में। इससे ज़्यादा कहीं भी वह यूएस को थ्रेट करने की हालत में नहीं आ पाया है। और नेवल पावर के रूप में या नेवी के रूप में तो यूएस की सुप्रीमेसी आज भी बनी हुई है और लंबे समय तक बनी रहेगी। ये और बात है कि चाइना आज विश्व की सबसे बड़ी नेवी होने का क्लेम करता है, लेकिन ये भी सच है कि चाइना की नेवी का स्टैंडर्ड, उसकी ताकत यूएस के सामने नहीं ठहरती है। समुद्र में आज भी चाइना पे यूएसए भारी है और हवा में भी भारी है। हाँ, इस क्षेत्र में यूएसए को चाइना सिर्फ और सिर्फ लैंड पावर यानी कि ग्राउंड फोर्स की सहायता से ज़मीन पर टक्कर देने की हालत में तो आ गया है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बाद में यह बात भी इम्पोर्टेंट है कि कई बार परिस्थितियां आपके हिसाब से चलने लगती हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही विश्व में दो शक्तियां थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का पराभव हुआ और उसने इंडो चाइना से बाहर निकलना शुरू किया, तो चाइना को अपना आप खुला मैदान मिल गया और उसने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यूएसएसआर का डेक्लाइन हो रहा था और चाइना का उद्भव हो रहा था, आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी। इन सब का फर्क पड़ता है कोरियन प्रायद्वीप में, जहां उत्तर कोरिया आज भी चाइना की तरफ झुका हुआ नजर आता है। वहीं दक्षिण कोरिया का संबंध यूएसए के साथ है। लेकिन जैसे ही क्षेत्र में चाइना का उद्भव हुआ, दक्षिण कोरिया ने चाइना में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और चाइना का अपने आप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को मिलाकर बोलने थे कोरियन प्रायद्वीप में बढ़ गया। उत्तर कोरिया ने चाइना और दक्षिण कोरिया के बीच में एक बफर स्टेट का काम करना शुरू कर दिया और पूरा क्षेत्र चाइना के प्रभाव में आ गया। आज की डेट में दक्षिण कोरिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना में है और इस कारण से क्षेत्र में शांति बनी हुई है, क्योंकि चाइना भी अपने इन्वेस्टमेंट का एक देश खोना नहीं चाहेगा। इसलिए वह उत्तर कोरिया को कंट्रोल करता है और उत्तर कोरिया भी नहीं चाहेगा कि चाइना के कोई प्रॉब्लम हो या उत्तर कोरिया को कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए वह भी दक्षिण कोरिया से एक थोड़ी बहुत जुबानी जमा खर्चे के अलावा कोई बड़ा एक्शन लेने से बचता है। इस तरह इकोनॉमी कहीं न कहीं हमारे देशों के संबंधों को कंट्रोल करती है या आने वाले वॉर और आने वाली प्रॉब्लम को भी इकोनॉमी रोकने में सहायक होती है। समय के साथ चाइना ने अपनी ग्राउंड फोर्स का डेवलप मॉडर्नाइजेशन किया है और इसके लिए चाइना को कोई अलग से बजट यूज करना नहीं पड़ा है। चाइना ने इसके लिए एक निश्चित काम किया है कि वह एक समय के बाद सोल्जर्स को वापस उनके घर भेज देता है। जहाँ सोल्जर बिजनेस एक्टिविटीज़ में या अन्य किसी कार्य में लग जाता है, या उसे मिलिशिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या उसे डोमेस्टिक सिक्योरिटी फोर्स में यूज किया जाता है। इस तरह एक ट्रेंड सोल्जर चाइना के पास होता है और धीमे धीमे चाइना ने बहुत बड़ी मात्रा में अपने यहाँ इन ट्रेंड सोल्जर के सारे रिजर्व फोर्स खड़ी कर ली है और एक्स्ट्रा बजट भी बिल्कुल खर्च नहीं किया है। और उस बजट का प्रॉपर इस्तेमाल आर्मी की मॉडर्नाइजेशन में, न्यू टेक्नोलॉजी में, वेपनरी में किया है। और आज चाइना के पास में एक शानदार फाइटिंग कैपेबिलिटी वाली पीएलए है। जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, चाइना ने अपने आर्मी के लिए बजट बढ़ाया है और उसने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ट्रेनिंग में और वेपनरी में खर्च किया है, जिसके चलते चाइनीज आर्मी आज विश्व की जानी मानी आर्मी बन गई है। इसके अलावा चाइना ने 1990 के बाद में आरआरयू यानी कि रैपिड रिएक्शन यूनिट्स का भी निर्माण किया है, जो जवानों को ट्रेनिंग देती है कि किस प्रकार क्राइसिस के समय 24 से 48 घंटे में मोबिलाइज भी होना है और क्राइसिस को रेस्पॉन्ड भी करना है। इस समय आरआरयू में 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स हैं। इसके अलावा 3 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स वाली एमरजेंसी बॉर्डर डिफेंस फोर्स भी मौजूद है। इसके अलावा चाइना के पास स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज भी हैं, जो एनिमीज की C4I कैपेबिलिटी, एयरफील्ड और एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी डिस्ट्रक्शन में माहिर है। इसके अलावा पूरी दुनिया के नियमों के तहत चाइनीज एलिट फोर्स भी बाकी फोर्सेज के ऊपर प्रायोरिटी पाती हैं, खासतौर से फंडिंग के मामले में, टर्निंग के मामले में। और इन सब के चलते चाइना ने रशिया से एडवांस टैंक्स, आर्टिलरी, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर आदि का बड़े पैमाने पर आयात किया है। इसके अलावा पीएलए ने कम्युनिकेशन के मामले में भी शानदार काम किया है। आज की तारीख में पीएलए शानदार कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मिलिट्री डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक केबल्स, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी आदि का यूज कर रहा है, जिसके चलते ट्रांसमिशन कैपेसिटी में बहुत शानदार परिवर्तन आए हैं और चाइनीज आर्मी की पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। और चाइना की कम्युनिकेशन ऑपरेशन सिक्योरिटी बहुत हद तक अभेद हो गई है।
लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के अलावा एक बात और भी है कि 1979 के बाद चाइना ने कोई बड़ा वॉर नहीं लड़ा है, इसलिए चाइनीज़ कैपेसिटी का ग्राउंड में कभी भी टेस्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जैसे ही चाइना की ये कैपेबिलिटी बढ़ी है तो वह यूएसए के खिलाफ एशिया के मेनलैंड में कहीं भी लड़ने की हालत में है और कोरियन प्रायद्वीप भी मेनलैंड में शामिल है। आज चाइना यूएसए के खिलाफ एशिया में कहीं भी हाई इंटेंसिटी वार खासतौर से एशिया में लड़ सकता है और एक्सपर्ट्स के अनुसार अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों किसी भी देश के सेना के आधुनिकीकरण का उसकी इकोनॉमी और उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब चाइना में कम्युनिस्ट शासन के चलते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है और चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ भी किया है, जिसके चलते उसकी सेना का आधुनिकीकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है और इसी के चलते बहुत बड़े पैमाने पर कोरियन प्रायद्वीप भी चाइना की गिरफ्त में आया है, चाइना का प्रभाव वहाँ पर बढ़ गया है। अब अगर इन सब चीज़ों को हम भारतीय परिस्थितियों में देखें तो हमारे पास रिजर्व आर्मी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अग्निवीर सिस्टम के आने के चलते हो सकता है आने वाले समय में हमारे पास सिविल पॉपुलेशन हो जो सैन्य कामों के लिए ट्रेंड हो और जरूरत पड़ने पर सेना में काम कर सके। लगभग 2 दशकों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद में 2014 के बाद में देश कुछ स्टेबल हुआ और उसका असर देश के कामकाज के तरीकों पर भी दिखने लगा है। चाइनीज स्टेबिलिटी की व्याख्या हम भारतीय संदर्भों में इस तरह से भी कर सकते हैं। खैर दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के अगले भाग के बारे में जानने के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।